नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में जो एक विशेष भारत की राजनीति में और चुनावी राजनीति में जो एक अमूल चूल परिवर्तन हुआ है बंगाल के अंदर 4 मई को जो उसके परिणाम आए हैं, उसके बाद में जो लगातार उथल पुथल चलती चली जा रही है, तो उसके अंदर एक तरफ तो ये लग रहा है कि अब देश की राजनीति अलग तरह के स्थायित्व की ओर बढ़ेगी, क्योंकि एक छोटे समूह के वोटों को कंसोलिडेट करके चुनाव जीतने का कार्यक्रम जो है उसकी संभावनाएं लगभग अब समाप्त हो चुकी हैं। जो सबसे बड़ा समूह है यानी कि जो हिंदू लोग हैं, जिनको लगातार गालियां दिए जाने से ही सेकुलरिज्म जागता है। अगर कोई आदमी अपने आप को जितना बड़ा सेकुलर मानता है, वो उनको उतनी ही अधिक गालियां देता है, और ऐसा करने वाले को तुरंत ही सेकुलर दड़बे का जो है आजीवन सदस्य मान लिया जाता है, और वो खुद भी ये प्रचारित करता है। तो अभी फलता के चुनाव में तो बिल्कुल उल्टा हो गया। कहते हैं कि भाई कोई 95 से ऊपर % हिंदू लोगों ने जाकर के एक मुश्त वोट ही दिया है, और पहली बार सीपीएम का कैंडिडेट इतने दिन सालों के बाद में वहाँ प्रचार कर पाया, उसको वोट मिल गए। कोई 30,000 से ज़्यादा वोट मिल गए सीपीएम के कैंडिडेट को। क्यों? क्योंकि जिस तरह से गड़बड़ हुई थी, जिसके कारण हार रही थी, और वो तो ये चुनाव था, यानी कि 2000 उसकी जो 4 मई के जो परिणाम आए उसके बाद का फलता का चुनाव था, और उसमें किस तरह की गुंडावर्दी की बातें हो रही थी। पहले अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे कि यहाँ पे 4 तारीख को इतने लोग मरेंगे कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो है ना उसकी स्थापना करनी पड़ेगी उनके शव को जलाने के लिए। ये एक भारत की संसद का एमपी बोल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोल रहा है, जिसने 3 पत्ती का अपनी शर्ट के ऊपर लोगो लगा रखा है। और इस तरह के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में निश्चय ही परिवर्तन हो जाएंगे। जो इस तरह के बदेश और उल्टे सीधे किस्म के धमकाने वाले, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने विरोधियों के वोटर को धमकाने की, विरोधियों के धमकाने की कि वो अपने दफ्तर ना खोल पाएँ। मतलब इसके बाद में अब जब बीजेपी की सरकार आ रही है तो वामपंथी और कांग्रेसी वहाँ अपनी राजनीति चला पाएंगे, वहाँ मोर्चे निकाल पाएंगे। वामपंथियों को ढपली वपली का बड़ा शौक है और वो मोर्चे भी निकालते हैं, तो उनको जिस तरह से वोट मिले हैं तो उनकी तो कुछ ना कुछ चलेगा। अभी दीदी के राज में तो चल नहीं रहा था। दीदी ने तो पूरी उनकी एक्टिविटी पे, दीदी और दीदी के गुंडों ने पूरा ढक्कन इतना लगा दिया था कि उनके कार्यालय पे कब्जे हो गए थे। मतलब अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कार्यालय का कांग्रेसियों के वर्कर्स ने जाके उसको खोला, कब्जा हटाया। आप बताइए कि बीजेपी के में आने से उनके जो धुर विरोधी हैं, इनकी राजनीति भी चलने लगी है। तो क्या ये जनता को दिखाई नहीं दे रहा? भाई आप तो मानोगे नहीं। और यहाँ पे जो एक अभी जो नॉर्वे गए प्रधानमंत्री मोदी, और वहाँ जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में एक नौसिखिया उद्दंड पत्रकार ने मोदी जी को, क्योंकि उसको ऐसा बताया जाता है कि भारत से भी उसके संबंध है, ओस्लो में भारत के भी काफ़ी लोग वहाँ पे, वो मतलब नॉर्वे की अपनी एक स्थिति है, टेक्नोलॉजी के अंदर है और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी बातें हैं, जिसका जो है वो उसी के कुछ जो है वो समझौते करने के लिए मोदी जी वहाँ गए थे। तो उस बालिका को, उस नौसिखिया पत्रकार को ऐसा लगता है जैसे पुलित्जर प्राइज मिल गया, नहीं तो दिलवा दिया जाएगा। क्योंकि पूरे विश्व में पत्रकारों के बड़े झुंड में वामपंथियों की बड़ी भारी जो है ना वो उनकी धौंस है, उनकी धौंस पट्टी आज भी चलती है। भाई अमेरिका में चलती है तो बाकी जगह चलेगी ही। तो खैर उस व्यक्ति, उस बालिका को तो इतनी बड़ी पूछ हो गई कि उसका नाम हो गया। पहले कोई उसको जानते नहीं थे, कोई बहुत बड़े बड़े कोई उसने कोई ऐसे विशिष्ट लेख वेख भी नहीं लिखे हैं भाई, जो हमने तो उसके बारे में जो सुनने में आया वो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दीदी से एक बालिका ने कुछ सरल हो गए हैं, शायद 8-10 साल हो गए। बालिका ने एक प्रश्न पूछा था, दीदी इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने तुरंत, उनके नथुने फूल गए, गुस्से का उमार आ गया और उन्होंने उस बालिका को सीपीएम की काडर बता दिया गया।
भैया अभी भी तो कई नेता है ना, उनसे कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ ले तो जात पूछने लगते हैं, फिर कहते हैं कि आप फला पार्टी के लिए सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते। तो यहाँ प्रश्न पूछने में सिर्फ एक ही मोदी जी की क्यों बात की, वो तो एज ए स्ट्रेटजी वो नहीं मान रहे, क्योंकि 2002 के बाद में सारे कोर्ट से बरी होने के बाद में भी जिस तरह के लांछन लगातार एक मीडिया का एक हिस्सा लगातार लगाता रहता है, उनको फफेड़ने का प्रयास करता रहता है, तो वो उनके चक्कर में नहीं आएंगे। बाकी वो जनता से अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं, और बंगाल में जो कुछ हुआ उससे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे जो लोग अपने आप को उदार मानते हैं, लेकिन मैं उनको उत्पाती मानता हूँ, वो कह रहे हैं कि साहब 4 बार जो है ना वो रेट बढ़ गई तेल की, तो उठो नौजवानों, देश में क्रांति ले आओ। भाई ऐसे क्रांति नहीं होती भाई। ये जो मिडिल ईस्ट की वार चल रही है उसके कारण सभी से पूरे दुनिया में संकट आया हुआ है तेल का, और उसके अंदर कई बड़े बड़े देश हैं जो बड़े उनकी इकोनॉमी है उसमें 30% 20% जो है ना, और 40% 50% के ऊपर तक तेल की कीमतों में बढ़ती हो गई है। भारत में कितने 4-5 सालों में 8 रुपये हो गए, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ये एक मौका है कि इससे जैन भड़क जाएं। अब जैन इतने मूर्ख भी नहीं है, और ये जैन फैंजी की जो फालतू की बातें हैं, जो इतना बड़ा मुल्क में जो कि नेपाल में हो गया वो नहीं हो सकता, जो बांग्लादेश में हो गया वो नहीं हो सकता। बांग्लादेश में सब कुछ जिहादियों ने किया है, और उन्हीं के साथ मिलकर के ममता जी कुछ ग्रेटर बंगाल बनाने के चक्कर में थी, उसकी प्रधानमंत्री ऐसा सुनने में आया, और वहाँ पैसे भेजा करती थी। दुनिया भर के जो फेडरलिज्म के अंतर जो भारत की सेंटर केंद्रीय एजेंसियाँ थी, उनको किसी स्टेट में जाने के लिए कोई उसको जो है वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन्होंने यहाँ कानून बदल दिए। मतलब इतनी धींगा मुश्ती है, बहुत कहते हैं स्वतंत्रता की, प्रजातंत्र की, संविधान की, तो संविधान के गुटके लेके जो घूमते हैं उनको दिखाई नहीं दे रही है। खैर, लेकिन उनको ये दिखाई तो दे रहा है, वो उसको समझ भी रहे हैं, और क्योंकि समझ रहे हैं तो जनता के लिए तो शायद जैसे बंगाल की जनता के लिए एक शुभ संदेश है कि अब दूसरे उनके विरोधी लोग वहाँ पे अपने अपने मोर्चे निकाल पाएंगे, अपनी राजनीति कर पाएंगे, जो कि दीदी के क्रूर शासन, मतलब ये अधिनायकवाद का और हिंसा का, और किस तरह का एक क्रूर पुलिस या स्टेट बन गई थी, और सारे के सारे जो सरकारी अमला था और पुलिस थी उसको करीब करीब टीएमसी का काडर बना दिया गया था, उनको खुली छूट थी। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री को तो उद्योगों को भगाने में वामपंथियों का इसमें कोई इनका कोई मुकाबला ही नहीं करता, उन्होंने बड़े बड़ों को भगा दिया। अब छोटे मोटे जो बचे थे 8,000 7,000 वो पिछले 10-12 साल में यहाँ से भाग गए, तो वो पता नहीं लाखों को तो देते ही। तो अब इसमें यह है कि भाई जनता से एक्सटॉर्शन करो, जिसके जो मन में आएगा वो अपना एक खूंटा डाल करके वहाँ पे जो है ना बैरियर बना देगा कि निकलने के लिए गाड़ी का 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 30 रुपया दो। आप मकान बना रहे हैं, आपका बजट पूछा जाएगा, अच्छा बाबू 10 लाख रुपया खर्च करोगे, मंजिल बनाओगे, पार्टी को दो। अगर पार्टी को नहीं दोगे तो आपको कूटा जाएगा पकड़ के बहुत अच्छी तरह से, और आपका प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। तो पैसे जमा कराओ, सामान कहाँ से मिलेगा, जो जिस रेट में वो बोलेगा आपको देना पड़ेगा, और मजदूर कौन सप्लाई करेगा, कारीगर और सप्लाई, ये भी तय है। यानी कि एक पूरा का पूरा सिंडिकेटेड जो है वो करप्शन का एक्सटॉर्शन, एक पूरा एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा था बंगाल में 15 साल से। पहले भी चलता था, वामपंथियों के ज़माने में भी चलता था, तभी तो कह रहे हैं कि 49 साल बाद में बंगाल भारत में मिला है, उसको आज़ादी मिली है, लेकिन हमारे उदारवादी मानने को तैयार नहीं है कि वो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी हार हो गई। दीदी हार गई, दीदी ने मोदी का और आरएसएस का और बीजेपी का रथ रोक रखा था, कितना महान कर्म कर रहा था, और वो हार गई। तो भाई देखिए कि इस तरह के सिस्टम में जैसे ही इनकी गुंडागर्दी पे मरे हुए वोट लेकर के, डरे हुए वोट लेकर के, डरा धमका के वोट लेकर के, पूरे सिस्टम से गड़ी बड़ियाँ करके जिस तरह से वो जीतती आ रही थी, तो उस पर जैसे ही उस पर प्रशासन सही हुआ, गुंडे बदमाशों को 5,000 लोगों को अंदर बंद किया गया, और पिलियन राइडर वो मतलब कहीं भी बम फोड़ करके या किसी को चक्कू मार के भाग जाएंगे उसको बंद किया गया, और वो जो है वो सुरक्षा एजेंसियां बड़ी मात्रा में लगाई गई, और फिर अजय शर्मा जैसे लोगों को लाया गया, तो पूरा का पूरा जो डर था लोगों का निकल गया, और डर निकलने से डर के आगे जीत है, यानी कि डर के आगे जनता की जीत हो गई। बीजेपी जीत कितनी है, जनता की जीत अधिक है। उन्होंने एक अल्टरनेटिव की लीप में बीजेपी को उसका बेनिफिट मिला है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा निश्चय ही,
और कम से कम टोलाबाजी तो उसको उसमें नहीं चलेगी। और जिस तरह से धड़ाधड़ प्रोजेक्ट की जो घोषणाएं हो रही हैं और बहुत ही समझदार और प्रधानमंत्री की जो एडवाइजरी काउंसिल में है वो व्यक्ति वहाँ के शायद फाइनेंस मिनिस्टर बनने चले जा रहे हैं, तो बंगाल को 50 साल बाद, यानी कि वामपंथियों के शासन में, ज्योति बाबू ने कभी कह दिया था कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी को अपना प्रधानमंत्री ही नहीं मानता, और इसी तरह का सब लेजिस्लेचर से जाकर सेपरेटिज्म की राह पे चलती हुई जो है ये ममता दीदी, इन्होंने क्या गदर मचाया था अपने, और उसके अंदर एक विशेष समुदाय को जो कि बांग्लादेश से बुलाए जा रहे थे वोटर, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था, तो वो उसका भी भांडा फूट गया है। और इस भांडा फूटने के साथ के अंदर अब ये दो कंपैरिजन है कि उस बच्ची को तो उसके परिवार को इतना प्रताड़ित किया जिसने ममता दीदी से सवाल किया कि उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। एक पत्रकार है, जानी मानी पत्रकार है, उनको बंगाल छोड़ना पड़ा उनके परिवार को। लेकिन इस पर कभी भी रवीश कुमार ने, अजीत अंजुम ने, अभिषार शर्मा ने, और जो है अपने जो सबसे बड़ा जो एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव का जो प्रमोटर है खाजदीप सरफुड़ाई, यानी कि राजदीप सरफुड़ाई, उसने भी कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया। कैसे करें, क्योंकि दीदी तो लड़ाका दीदी थी, उन्होंने मोदी के रथ को रोक रखा था, कितने पुण्य का काम कर रही थी, देवी थी। लेकिन अब उनकी स्थिति बिगड़ गई है। जैसे ही वो हारी, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया कि इन्हीं के कर्मों के कारण बीजेपी वहाँ आ रही है, और अब ये दिल्ली जाने के चक्कर में दिल्ली जाके हल्ला करेंगी, तो उसमें जो दूसरे लोग हैं उनकी नेतागिरी में फ़र्क पड़ेगा, तो एक अलग तरह की परिस्थिति का निर्माण होगा। पहले तो ये किसी दूसरे को नेता मानती नहीं थी, अब ये खुद की इनकी नेतागिरी खटाई में पड़ गई है। लेकिन ये विचित्र देश है जिसमें हर साल चुनाव होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। और हर साल क्यों चुनाव होते हैं? क्योंकि एक समय पे मन माफिक हिसाब से अगर आप पार्लियामेंट में जीत गए तो विधानसभाओं को भंग कर देंगे, विधानसभाओं में जीत गए तो आप पार्लियामेंट को भंग कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करके। इस तरह के जो राज्यों के चुनाव, हर साल चुनाव का एक विचित्र और विवश देश है, जिसको विवश और विचित्र बनाने में परिवारवादियों का और वामपंथियों का मुख्य जो है ना वो उनके कर्तव्य हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया नॉर्वे में, वो नौसुखिया जो है वो सारी दुनिया के अंदर उसको भारत में तो उसकी कितनी प्रसिद्धि हो गई, बड़े लोग उसके बढ़ गए। और यहाँ पे दीदी से प्रश्न पूछने वालों का कैसा हाल है कि उनको प्रदेश ही छोड़ना पड़ा। लेकिन इस पे हमारे जो उत्पाती लोग हैं, जो अपने आप को उदार बोलते हैं, मैं उनको बिल्कुल उत्पाती मानता हूँ, उसमें बहुत सारे मित्र लोग हैं। लेकिन अब क्या करें, कोई आदमी अगर वामपंथी बन जाए और वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, पार्टी से घृणा के समुद्र में कूद जाए, तो फिर उसको तो छूटना बड़ा मुश्किल है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।